चलो अब डाउट बताना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज 1 में लास्ट टाइम 16 से लेकर के 26 तक होमवर्क दिया था, तो उसमें बताओ क्या डाउट है। ट्वेंटी वन देखते हैं पहले। Dependence of disturbance due to two wave on time t is shown in figure. Ratio of their intensity I1 by I2। तो हमें I1 I2 का रेशियो चाहिए ना, और I1 इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आई का ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब देखो ये जो दो वेव है वो कोई सेम मीडियम में ही होंगे ना, मीडियम वहां पे चेंज नहीं हो रहा होगा, तो रो और वी चेंज नहीं हो रहा होगा, ए और एफ चेंज हो रहे होंगे ना। ए एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा, ओमेगा चेंज हो रहा होगा, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी। तो I1/I2 आप क्या लिख सकते हो, A1/A2 का होल स्क्वायर, और ओमेगा 1/ओमेगा 2 मतलब F1/F2 का होल स्क्वायर ना। ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो 2π ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब दोनों वेव को अगर हम लोग देखें तो उसको देख करके हम एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड का रेशियो। एक का देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, फर्स्ट स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है, और दूसरा वाला कुछ ऐसा दिया हुआ है। ऐसे कुछ है। तो अब देख लो, इसका एम्पलीट्यूड 1 बोला गया और इसका एम्पलीट्यूड 2 बोला गया, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाले का एम्पलीट्यूड फर्स्ट वाले से डबल है ना। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी देखें तो हमें पता है v इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। तो जहां पर v तो यहाँ मीडियम में दोनों में सेम है ना, तो लैम्डा इक्वल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, v/लैम्डा। तो जहाँ F1/F2 है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, λ2/λ1 ना। f और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे इसको A1/A2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर λ2/λ1 का स्क्वायर। अब देखो यहां से हमने A1 A2 का रेशियो देख लिया, A1 A2 का रेशियो कितना है, 1:2। और लैम्डा का क्या रेशियो है, इसकी वेवलेंथ देखो यहाँ तक आ रही है, और जबकि इसकी वेवलेंथ क्या है, जहां पे इसकी वेवलेंथ खत्म हो रही है वहां पे इसकी हाफ वेवलेंथ आई है ना। इस 2 वाले की वेवलेंथ डबल है ना, तो λ2/λ1 कितना होगा, 2:1। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दो, I1 I2 का रेशियो आ जाएगा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, वरद समझ आया। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा था, 26। 26 में देखो क्या बोला गया है, टू वेव पल्स travel in opposite direction on a string and approaches each other. Shape of the one pulse is same with respect to other। दोनों के शेप मतलब सेम ही दिए हुए हैं ना, एक के रिस्पेक्ट में बोला गया है, दूसरे की शेप जो है वो सेम है। तो ये बोला गया कि दोनों पल्स जब कोलाइड करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। द पल्स विल रिफ्लेक्ट ईच अदर, pulse will pass through each other but their shapes will be modified।
नहीं तो डी वाला हो जाएगा ना, दो जब दो वेव पल्स अपोजिट डायरेक्शन में आके सुपर इम्पोज करते हैं ना, दो पल्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में आकर के सुपर इम्पोज करते हैं तो वो क्या होता है, ये जब सुपर इम्पोज होंगे तब तो ऐसे आ जाएंगे, और फिर जब पास होके निकलेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा ना, एक पल्स दूसरे को अफेक्ट नहीं करता है ना। बस वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट पूछा गया है ना, तो दो वेव पल्स एक दूसरे को बिना अफेक्ट करते हुए पास हो जाएंगे। ठीक है, हो गए सारे डाउट। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना। और है किसी को कोई डाउट? चलो फिर हम लोग अब आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने किया था। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टार्ट करते हुए हमें दो टाइप के सुपरपोजिशन देखने थे, एक तो सेम डायरेक्शन में दो वेव का, और अपोजिट डायरेक्शन में दो वेव का। तो सेम डायरेक्शन में दो वेव जब जा रहे होंगे तो वहां पर इंटरफेरेंस होता है ना, उस रिजल्ट को इंटरफेरेंस बोलते हैं, तो इंटरफेरेंस हो गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेव सुपर इम्पोज होंगे तो क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही सेम ही लगेगा ना, चाहे सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट, बट जो रिजल्ट बनता है सेम डायरेक्शन में जब रहता है तो उस रिजल्ट को इंटरफेरेंस बोलते हैं, और अपोजिट में जब रहता है तो उस रिजल्ट को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो वो पढ़ना है, बट उससे पहले हमें एक चीज समझनी है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन वाली जो वेव हमें चाहिए होती है, वो अक्सर ही जो वेव आती है वो टकरा करके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों डायरेक्शन से हम वेव भेज रहे हैं, कई बार क्या होता है एक ही वेव जा रही है बट आगे कहीं से टकरा के वो वापस आने लगती है ना? कहीं से टकरा के आ रही है, तो दो अपोजिट डायरेक्शन में वेव बन जाते हैं। तो हमें टकराने का इफेक्ट समझना है ना, रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इसमें हम दो टाइप से रिफ्लेक्शन देखेंगे, एक तो रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्शन, और एक फ्री एंड से, फिक्स एंड से रिफ्लेक्शन और फ्री एंड से रिफ्लेक्शन। तो पहला देख रहे हैं फिक्स एंड से। तो इसमें देखो क्या है, हमने एक स्ट्रिंग ली, उसका ये एंड हमने फिक्स कर दिया वॉल पे, नहीं ये एंड हमने फिक्स कर दिया है। और अगर हम इसमें एक वेव पल्स ऐसे क्रिएट करते हैं, तो अब ये जब जाके वॉल से टकराएगा तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा। कोई कुछ बोलना चाहेगा इस पे? हाँ उल्टा हो जाएगा ना, ये जब जाएगा तो वॉल के पॉइंट्स पे ऊपर को फोर्स लगाएगा ना, इस डिस्टरबेंस के अकॉर्डिंग वॉल के पॉइंट को ऊपर ले जाना चाहेगा। तो एक्शन रिएक्शन वॉल का पॉइंट इस पे स्ट्रिंग के पॉइंट पे नीचे को फोर्स लगाएगा। तो अब स्ट्रिंग के सारे पॉइंट जैसा ये ऊपर को है वैसे वो नीचे का शेप ले लेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या दिख रहा होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना। जब कोई डिस्टरबेंस जो ऊपर को था बाद में नीचे को हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे पाए का फेज चेंज हो गया ना। अगर इसका पहले ऊपर को एम्पलीट्यूड कुछ ए था तो अब नीचे को हो जाएगा। तो रिजिड फिक्स एंड से टकराने पर पाए का फेज चेंज हो जाएगा और दूसरा डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? एक तो हाँ मतलब वॉल मिरर जैसा है, ठीक है समझो। फिक्स एंड से टकराने पे एक तो पाए का फेज चेंज आएगा, क्योंकि जो वहां पे प्लस में जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर को मिल रहा था वो नीचे को मिल रहा है, और दूसरा डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा।
ना, तो हम यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिखते हैं। अगर हमें इंसिडेंट वेव की इक्वेशन पता है, मान लो यहाँ पे इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है कुछ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ना, डायरेक्शन रिवर्स हुआ इसलिए यहाँ प्लस, प्लस यहाँ पे पाए का एक फेज चेंज आया है। ठीक है, समझो, यहाँ पे पाए का एक फेज चेंज आया है। जो कुछ ऊपर को था वो नीचे को हो गया, नीचे को हो गया, उसके लिए एक पाए का चेंज। ना, साइन थीटा प्लस पाए करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि फिर अब हम लोग अगला देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। तो ये पहले, चलो ये भी लिख देता हूँ, फिर एक साथ ही नोट करो। तो को फ्री एंड में क्या है, हमने एक रॉड लिया है, ये अपनी जगह फिक्स है। एक हमने रिंग लिया और उससे हमने एक स्ट्रिंग लिया और इधर एक वेब पल्स भेजी। अब देखो यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, हमने ये स्ट्रिंग से एक आगे रिंग लगा रखी है, स्मूथ रिंग है जो एक रॉड में है। ये रॉड अपनी जगह फिक्स है। अब ये रिंग इसमें ऊपर नीचे मूव कर सकता है ना, तो इस एंड को आप क्या बोलोगे, फ्री एंड या फिक्स्ड एंड। ये जो पॉइंट है ये अपनी जगह ऊपर नीचे ऑसिलेट कर सकता है ना। एक हमने रॉड के एंड में एक मासलेस रिंग अटैच कर दिया है और रिंग को हमने एक स्मूथ रॉड में डाल दिया है ना, स्मूथ रॉड है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो ये जो एंड होगा ये फ्री एंड है ना, ये फिक्स एंड नहीं है। अब अगर जब इसमें कोई वेव आएगी तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी। आप देखो यहाँ पे एक चीज ऐसे सोचो, अगर मैं इस रिंग के इस एंड को लूं और एक बार ऊपर ले जाऊं एक बार नीचे ले जाऊं, तो झटके से एक बार ऊपर फिर नीचे, तो क्या होगा, एक इधर को वेव पल्स चलने लगेगी ना। ये समझो, मैं इस एंड को उठा करके, जैसे ये वेव पल्स कैसे बनाई मैंने, यहाँ पे एंड को पकड़ा, एक बार ऊपर एक बार नीचे ले गए झटके से, तो ऐसे वेव पल्स बन गई, वो आगे जा रही है। यही काम इधर से भी कर सकता हूँ ना, रिंग को झटके में एक बार ऊपर ले जाऊं एक बार नीचे, तो इधर ऐसी एक वेव पल्स बनेगी, वो इधर जाने लगेगी ना। अब देखो जब ये वेव पल्स यहाँ पहुंचेगी तो क्या होगा, जब ये वाला पार्ट यहाँ पहुंचेगा तो ये इसको क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग पहले ऊपर ले जाएगा फिर नीचे ले जाएगा ना। ये पहले ऊपर ले जाएगा फिर नीचे ले जाएगा, तो ये एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा। तो वही सेम काम हुआ जो हम यहाँ पे पकड़ के करते। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम शेप का फेज चेंज हो जाए, मतलब सेम शेप का वेव पल्स बनेगा और वो उल्टे डायरेक्शन में चलने लगेगा। ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कोई फेज चेंज नहीं आया, ये भी ऊपर को ले जा रहा था ये भी ऊपर को ले जा रहा है, तो यहाँ फेज चेंज नहीं आया, बस डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है कुछ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ना, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा ना, यहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। नोट कर लो इसको।
देखो यहाँ पे, हेलो, देखो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, आगे मीडियम ही खत्म हो गया है। जब मीडियम ही खत्म हो जाता है तो हम 100% ही रिफ्लेक्शन कराएंगे ना। हालांकि कुछ परसेंट तो लॉस होता ही है, बट फिर भी लगभग हम यही करते हैं, ऐसे 100% कराते हैं ना। हम आइडियल केस सब कुछ लेके चल रहे हैं ना। यहाँ पे भी आगे मीडियम खत्म हो गया तो ऐसे 100% करा दिया। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला होगा कुछ कम परसेंट का तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो वो अभी आगे आएगा ना। अभी आगे कुछ कुछ में हम देखेंगे कि परसेंटेज का कैसे इफेक्ट लेते हैं। यहाँ पे अभी 100% ही लेके सोचना है। ये रिफ्लेक्टेड वेव म्यूनल इधर जा रहा है ना, अगर रिफ्लेक्टेड वेव इधर जा रहा है तो टी और एक्स दोनों का साइन सेम होगा ना। जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो प्लस हो जाता है ना, यहाँ पर डायरेक्शन जो चेंज हुआ है ना। देखो यहाँ पे भी प्लस किया है। रिफ्लेक्टेड वेव में हमेशा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स को ओमेगा टी प्लस के एक्स कर देंगे। हाँ, सेम एम्पलीट्यूड से रिफ्लेक्ट होगा। डाउट प्राइवेट में पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा भाई। एनर्जी लॉस नहीं होगा, बोला मैंने ना, एनर्जी लॉस नहीं होगा। यहाँ पे देखो सब स्मूथ लिया गया है, यहाँ पे फिक्स है। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगा वो मूव नहीं कर पाएगा ना, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और कोई यहाँ पे फोर्स भी इम्पल्सिव टाइप नहीं हुआ है, तो कोई लॉस नहीं होगा। जहाँ आगे हम देखेंगे ना जब कैसे लॉस हो पाता है। तो अब देखो यहाँ पे हम ये नोट कर लेते हैं कि फ्री एंड से टकराने पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और फेज चेंज में फेज जीरो का चेंज होगा ना, मतलब कोई फेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर अब एक दो प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक फिक्स वॉल के साइड में एक ऐसी वेव पल्स आ रही है, तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी शेप ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव पल्स। नहीं, ये फिक्स एंड है।
तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव पल्स का शेप बनाना होगा, तो आप क्या करोगे, जो भी वेव पल्स आ रहे हैं ना, टकराने के बाद वो रिवर्स हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे दो पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, दोनों ये एम्पलीट्यूड सेम है ना, वो डायरेक्ट बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये ऐसे साइन टाइप का ग्राफ है ना, माइनस साइन थीटा का ऐसा। तो पहले ये वाला पार्ट वॉल पे टकराएगा ना, तो ये रिवर्स हो जाएगा और फिर ये रिवर्स हो जाएगा। तो पहला जब रिफ्लेक्ट जो पहले टकराएगा वही पहले आएगा ना। तो जब आप रिफ्लेक्टेड वेव पल्स में देखोगे, रिफ्लेक्टेड वेव पल्स में देखोगे, तो पहला ये वाला पार्ट आएगा और बाद में ये वाला आएगा, तो ये वाला ऊपर आ चुका होगा ऐसे। ये हमारा पार्ट वन है, ये पार्ट टू है, तो पार्ट टू इधर है, पार्ट वन इधर है। पहले ये टकरा के रिवर्स होके आगे आ जाएगा, फिर ये टकराएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो रिफ्लेक्शन हुआ है, लेकिन हमें क्या लग रहा है, एकदम सेम शेप बना हुआ है। ये रिफ्लेक्टेड वेव पल्स भी सेम शेप की दिखेगी यहाँ पर। ये अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, सब क्या करते हैं, इसको नीचे इसको ऊपर कर देते हैं ना, ऐसा नहीं होता ना। आपको वो करना है, लेकिन ऑर्डर का भी ध्यान रखना है, पहले कौन टकराएगा और बाद में कौन टकराएगा। पहले ये टकराएगा तो वापस आने के टाइम पे पहले ये दिख रहा होगा, ये बाद में टकराया है तो ये पीछे दिख रहा होगा। आप कुछ चमका क्या, और शेप आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का सेम ही है, कुछ चेंज ही नहीं आया ऐसा लग रहा है, बट चेंज आया है। कुछ चमका क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव पल्स बनाने के लिए हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब भी फिक्स एंड है, तो वहां पे आप क्या करो, आप वॉल के पीछे इसकी इमेज बना लो, रिफ्लेक्टेड इमेज। जो पार्ट ऊपर है ना, जो पार्ट ऊपर है उसकी इमेज नीचे, और जो पार्ट ऊपर है नीचे उसकी इमेज ऊपर ना। अब ये इधर आ रहा है तो ये ऐसे आ रहा होगा ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा टकरा के और ये बाहर आ जाएगा ना। ये जब बाहर आएगा तो ये वाला शेप दिख रहा होगा। ठीक है, समझो। तो आपको अगर सोचने में इजी करना है तो आप इसकी मिरर इमेज यहाँ अंदर बना लो इन्वर्ट करके ना, और फिर उसको ऐसे बाहर लेके आ जाओ। जो पार्ट पहले है उसकी पहले इमेज बनाना ना, जो पार्ट बाद में है उसकी बाद में इमेज बनाना, और फिर उसको बाहर लेके आ जाओ ना। ये लगातार ऐसे बाहर आते आते फिर ये आ जाएगा। फ्री एंड की तरफ मान लो एक वेव पल्स ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसे एक वेव पल्स आ रही है, तो हमें इसका रिफ्लेक्टेड वेव पल्स बनाना है ना। ये फिक्स्ड रॉड है, फ्री एंड बना है ना, यहाँ रिंग लगा है मतलब फिक्स एंड, फ्री एंड है। हाँ, ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, जब फ्री एंड है तो वहां पे उल्टा दिखेगा। इस बार क्या हो रहा होगा, पहले ये वाला पार्ट टकराएगा और सेम शेप में रिवर्स हो जाएगा, बाद में ये वाला टकराएगा। तो बाद में किसको बनाएंगे, पीछे के साइड में इसको बनाएंगे, इस पार्ट को।
और ये वाले पार्ट को आगे को रखेंगे ना। अगर ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 ये है ना। और ये अब ऐसे आ रहा होगा, जो पहले टकराया वो पहले वापस आ जाएगा ना। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि ये रिवर्स हो गया है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि इमेज बना करके भी, ये जैसा है वैसा ही इसकी इमेज बना दो ना। इसको रिवर्स नहीं करना है और इसको बाहर लेके आ जाओ तो ये शेप दिख जाएगा। नोट कर लो ये सब। ये देखो, हमने एक वेव पल्स ली है इस शेप की, जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और फिक्स एंड से टकराएगी। तो टकराने के बाद फाइनल शेप तो हमें समझ आ रहा है कि कैसा बन जाएगा, बट जो टकराने का टाइम है उस टाइम में हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग का शेप कैसा दिख रहा होगा ना। ये अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से आ रही है और यहां से पूरी यहां तक की डिस्टेंस अभी कितनी है, टोटल 5 ना। तो पूरी 5 सेंटीमीटर कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 2.5 सेकेंड। पूरा टकराने का प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, जब ये वाला एंड पहुंच जाएगा। तो उसके पहले बीच के कोई टाइम में अगर पूछा जाए कि स्ट्रिंग की शेप बनाओ तो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन सबको समझ आ गया है ना। टकराने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा 2.5 सेकेंड पर, तो इन्वर्टेड फाइनल आप दिखा दोगे। बट उससे पहले अगर बीच में कहीं टाइम पे पूछ लिया जाए, अभी जितना पार्ट टकराया होगा उतने पार्ट को लेकर के आपको सोचना रहेगा।
आपको देखो जब यहाँ पर बीच के कोई टाइम पे पूछा जाएगा तो कुछ पार्ट तो अभी इसका बचा होगा, कुछ रिफ्लेक्टेड का आ चुका होगा, तो दो वेव बन चुके होंगे। इंसिडेंट अभी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, इंसिडेंट भी प्रेजेंट है और रिफ्लेक्टेड भी बन चुका है, तो दोनों का सुपर पोजिशन करा के सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे पहला पार्ट करते हैं, 1.5 सेकेंड का पहले करते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे हमने 1.5 सेकेंड पे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज पहले तो अंदर बना लेंगे। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पे ऐसे एक ये दिखा लिया, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है ना, ये 1 mm है ना, इसका जो ये पार्ट है ये 1 mm है ना, ये ऐसे आ रहा है। तो 1.5 सेकेंड पे क्या हुआ होगा, इसका कितना पार्ट यहाँ पहुंच चुका होगा, ये कितना है 2 और ये कितना है 1। अगर हम डिस्टेंस निकालें कितना कवर हो चुका है, तो स्पीड इनटू टाइम 3 सेंटीमीटर पहुंच चुका है। 3 सेंटीमीटर पहुंच चुका है मतलब इसका पीक वॉल पे पहुंच चुका है ना, तो इसका पीक यहाँ पे वॉल पे पहुंच चुका होगा। जितना पार्ट, तो इतना पार्ट इसका रिफ्लेक्टेड वेव का बाहर आ चुका होगा ना, ये वाला पार्ट बाहर आ चुका होगा, और जितना अंदर चला गया मतलब इसका इतना पार्ट खत्म हो चुका है ना। रियल वेव का जितना पार्ट वॉल पे पहुंच गया, जो आगे निकल गया वो खत्म हो गया, और इसका जितना आगे निकल गया वो आ गया है बाहर। तो अब हमारा जब 1.5 सेकेंड पे डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कैसा बन रहा होगा, अभी पहला पार्ट का हम लोग कर रहे हैं। नहीं, ये कितना हो जाएगा 1 mm, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका बाहर आ चुका होगा इसका पीक, इसका 1 सेंटीमीटर अंदर जा चुका है ना, तो वो अब कोई काम का नहीं है, और इसका 1 सेंटीमीटर बाहर आ चुका है, 2 सेंटीमीटर अभी अंदर है, जो बाहर आ गया वो रियल पार्ट है ना। तो हमें अब ये एक वेब और ये वाले का सुपरपोजिशन कराना है ना, तो ये पॉइंट पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे को गया हुआ है 1 mm, और यहां से ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर को गया है 1 mm, तो ये दोनों मिल करके नेट कितना कर देंगे, इस पॉइंट का देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, तो इन दोनों का मिल करके कितना आ जाएगा 0 ना। आपको यहाँ इतने पार्ट में सुपरपोजिशन कराना है ना, इस पार्ट में सुपरपोजिशन नहीं होगा, तो जितने पार्ट में सुपरपोजिशन कराना है उनके एक्सट्रीम पॉइंट देख लो, एक ये और एक ये, यहां से यहां तक, तो इसका देखेंगे तो ये पॉइंट नीचे को 1 mm, ये ऊपर को 1 mm, नहीं ये वाला इसको नीचे ले गया है ना, और ये वाला इसको ऊपर ले गया है, तो नेट कितना आ जाएगा इस पॉइंट का 0। फिर ये इस पॉइंट का देखोगे, इस पॉइंट का ये वाले की वजह से कितना है 0, और इसके वजह से कितना आएगा, कुछ ½ mm आएगा ना, ये पूरा 2 mm है, तो 1 mm की वजह से कितना, ये अभी 1 सेंटीमीटर है ना, पूरा 2 सेंटीमीटर ऊपर आगे जाएंगे तो 1 mm है ये हाइट, तो 1 सेंटीमीटर आगे ये हाइट कितनी रहेगी 0.5 mm, तो एक वेब के वजह से 0.5 mm और दूसरे वेब के वजह से 0, तो दोनों का सुपर पोजिशन होकर इस पॉइंट का कितना मिलेगा 0.5 mm। तो नेट अब डायग्राम कैसा दिखेगा, यहां तक का पार्ट ऐसे ही दिखेगा, और यहाँ ये आगे के साइड में जाके 0 पे मिल जाएगा। स्ट्रिंग का शेप समझ आया। अगर मान लो मैं इसमें कुछ नेमिंग कर दूं, ये मान लो ए है, ये बी है, ये कुछ सी है ना, ये डी है, ये ई है। देखो यहाँ पे हमें सी और ई का सुपर पोजिशन कराना है ना, सी ऊपर को है, ई नीचे को है, तो इनका सुपर पोजिशन नेट 0 हो जाएगा। बी और डी का कराओगे
तो बी का कितना है 0.5 mm और डी का 0 है, डी का 0 है, तो बी और डी 0 और 0.5 mm मिलके कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 mm आ जाएगा ना, ये 0.5 mm आ जाएगा। हाँ, तो अब देखो आपको बस क्या करना है, जिन दो पॉइंट का सुपर पोजिशन कराना है जो पार्ट का, उनके दोनों एंड ले लो, इसका ये वाला पार्ट, इसका ये वाला, और उनका करा के उसको लेकर के ड्रॉ कर दो, ये वाला पार्ट एज इट इज रह जाएगा, ये वाला पार्ट। समझ आ रहा है? तो स्ट्रिंग जो होगी 1.5 सेकेंड पे ऐसी दिख रही होगी। ये पार्ट सब लोग ड्रॉ कर लो। ये पार्ट ड्रॉ करो, फिर सेकेंड पार्ट करते हैं। हो जाए तो बोल देना ना, ये पार्ट होने के बाद। अब देखो, अगर हम लोग 2 सेकेंड पे जब देखेंगे, 2 सेकेंड पे देख रहे होंगे, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका होगा वेव पल्स का, स्पीड इनटू टाइम ना, टाइम 2 सेकेंड और स्पीड भी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका होगा। तो यहाँ पे वॉल पे कौन सा पार्ट पहुंच चुका होगा, 2 + 2, मतलब कुछ यहाँ तक का पार्ट पहुंच चुका होगा ना, पूरा 4 तक वाला पार्ट यहाँ पे आ चुका होगा। इतना पार्ट अभी बाहर बचा होगा ना, इसका 1 सेंटीमीटर, टोटल ये 5 है ना, तो इसका इंसिडेंट वेव का 1 सेंटीमीटर ही बाहर बचा होगा। सबको समझ आ रहा है? और रिफ्लेक्टेड वाले का भी 1 अंदर बचा होगा ना, 4 बाहर आ चुका होगा। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो स्पीड इनटू टाइम करके 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 4 सेंटीमीटर इसको अंदर ले आएंगे, इसको बाहर ले जाएंगे। तो अब नया डायग्राम कैसा दिख रहा होगा, सेकेंड पार्ट t = 2 सेकेंड। नहीं, ये ऐसे हो चुका होगा। रिफ्लेक्टेड वाला जो पार्ट है, जो इधर से आ रहा है ना, उसको मैं नीचे वाले डायग्राम में दिखा देता हूँ ना, अलग डायग्राम में दिखा रहा हूँ उसको। तो वो 4 सेंटीमीटर उसका बाहर आ चुका है, 1 अंदर बचा है केवल। अगर इसका केवल इधर से जब आ रहा होगा तो 1 अंदर बचा होगा, मतलब इधर का इतना पार्ट अंदर बचा होगा, बाकी पार्ट बाहर आ चुका होगा। नहीं, ये हमारा इंसिडेंट वाला है, ये रिफ्लेक्टेड वाला है। ये डिस्टेंस कितनी है, 1।
और ये कितनी है 1। टोटल ये कितना था, पूरा यहां से यहां तक का 4 था ना, तो ये 1 ये है और ये 1 है। तो अब जब हमें इन दोनों का सुपरपोजिशन कराना है ना, ये रिफ्लेक्टेड वाली ये इंसिडेंट वाली, इन दोनों का सुपरपोजिशन करा के यहाँ पे फाइनल डायग्राम बनाना है। तो अब देखो फाइनल डायग्राम में क्या होगा, केवल कितने पार्ट का सुपरपोजिशन हो रहा होगा, इसका 1 और इसके 1 का ना। वॉल से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक के पार्ट में सुपरपोजिशन होगा ना, ये पार्ट आगे निकल चुका है ना, ये इसमें अब कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ पा रहा है सबको? तो अब जो 1 सेंटीमीटर में जहां पे सुपरपोजिशन होना है, वहां पे दोनों एंड पे देख लो क्या क्या हो रहा है। इस पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट इसको ऊपर कितना ले जाना चाह रहा है, 0.5 mm आप निकाल सकते हो ना। ये पूरा 2 सेंटीमीटर जब बेस है तो हाइट कितनी है 1 mm। सिमिलर ट्रायंगल से जब 1 होगा तो ये 0.5 mm होगा ना। सिमिलर ट्रायंगल से हमने ये निकाल लिया। सेम वे में इससे जब हम निकालेंगे तो यहां से अगर हम देखें तो इससे 2 सेंटीमीटर पे ये 0.1 mm है, तो इससे 1 सेंटीमीटर पे ये 0.5 mm होगा। तो यहाँ पे एंड पे जो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऊपर 0.5 mm ले जाना चाह रहा है, ये नीचे 0.5 mm ले जाना चाह रहा है, तो एंड वाला पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। फिर इसका देखोगे आप, जब इसका देखोगे तो ये क्या है, नीचे वाला इसको ऊपर को ले जा रहा है 1 mm, और यहाँ वाला पॉइंट 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 + 1 mm, तो नेट इन दोनों का मिलके कितना आ जाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट का 0 और 1 mm मिलके 1 mm आ जाएगा, और आगे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा ना। तो अब डायग्राम कैसा दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर के 0 ना, तो यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये डिस्प्लेसमेंट 1 mm दिख रहा होगा, और इधर भी 1 सेंटीमीटर होगा, ऐसे हो रहा होगा। कुछ समझ आया सबको? यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये एज इट इज बना देंगे, इतने पार्ट और इतने पार्ट का सुपरपोजिशन कराएंगे ना। तो सुपरपोजिशन कराना है तो आपको क्या करना है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट देखना है, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड करके यहाँ लिख देना है। तो इसका 0 था, इसका 1 mm, तो मिलके इस पॉइंट का कितना आ जाएगा 1 mm। इसका ऊपर को 0.5 mm, इसका नीचे को 0.5 mm, तो इस पॉइंट का ऐड होकर के दोनों का 0 हो गया। ठीक है, सबको समझ आया? अभी ये फाइनल नहीं बना है ना, फाइनल वेब पल्स कब बनेगा, जब पूरी की पूरी वेब पहुंच जाएगी ना। पूरी वेब कब पहुंचेगी, पूरी ये एंड कितना है, ये लास्ट पार्ट इसका 5 सेंटीमीटर पे है, और ये 2 सेंटीमीटर की स्पीड से आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2.5 सेकेंड बाद ये पूरी वेब पल्स पहुंची होगी ना। अभी इसका पार्ट कुछ अंदर बचा हुआ है ना, ये जब पूरा बाहर आ जाएगा तो पूरा बाहर आने के बाद वेब पल्स कैसा दिखेगा, 2.5 सेकेंड बाद ये पूरा अंदर चला जाएगा, जो पूरा अंदर चला गया वॉल में वो खत्म हो गया, और इसका इमेज पूरा बाहर आ चुका होगा। तो फिर से बस जैसे इंसिडेंट थी उसका रिफ्लेक्टेड बन जाएगा ना। अब ये ऐसा 2.5 सेकेंड बाद ऐसा बनेगा, और ये इधर जा रहा होगा। अभी इसमें तो अभी भी चेंजेस आ रहे होंगे ना, क्योंकि इसका इतना पार्ट बचा है वो अंदर जा रहा होगा, और इसका इतना पार्ट बचा है वो इधर बाहर आ रहा होगा, तो अभी चेंज होगा ना फिर आगे।
हो जाए तो बोल देना ना, फिर नेक्स्ट पार्ट अभी स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ये पहले समझ आ रहा है ना कि क्यों मैं अचानक से रिफ्लेक्शन पढ़ाने लग गया सुपरपोजिशन में, क्योंकि हमें अभी क्या चाहिए था, हम देख रहे थे कि भाई दो वेब जब अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे और उनका सुपरपोजिशन होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए एक तो ये तरीका है कि हम दो अपोजिट डायरेक्शन से वेब भेजें, या ये होता है कई बार अक्सर कि एक वेब आता है और वो टकरा के दूसरे साइड से आने लगता है, तो ये वेब इधर से आना कंटिन्यूअस स्टार्ट है और रिफ्लेक्शन भी स्टार्ट हो गया, तो दो वेब ऐसे बन जाते हैं। तो इसलिए हमें रिफ्लेक्शन का आइडिया होना चाहिए, अक्सर इस सिचुएशन में हमें रिफ्लेक्शन का जरूरत पड़ जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में वेव अक्सर हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू मिलता है ना, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। अब देखो ये बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। बाउंड्री कंडीशन पढ़ने के बाद जाकर के हम लोग स्टेशनरी वेव स्टार्ट करेंगे। देखो ये बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जैसे अभी हमने देखा तो इसमें क्या था कि भाई आगे वॉल आ गया, तो यही बाउंड्री है यहाँ पर, तो आगे कुछ गया ही नहीं ना, बस रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पर ना। फिक्स एंड और फ्री एंड पे तो केवल रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन कई बार हमें ऐसी सिचुएशन मिल जाएगी कि हमें एक स्ट्रिंग ये है और इसके आगे कोई दूसरी स्ट्रिंग लगी हुई है ना, जिनका लीनियर मास डेंसिटी दोनों साइड अलग अलग है, एक साइड में μ1 एक साइड में μ2 है। और फिर हम यहां से एक वेब पल्स स्टार्ट करते हैं, अगर हम इधर से कोई वेब भेजेंगे तो अब यहाँ बाउंड्री पे क्या होगा ना, अब आगे भी मीडियम है, पहले क्या होता था आगे मीडियम खत्म हो जाता था जब फिक्स एंड रहता था या फ्री एंड रहता था, अब यहाँ पे आगे भी मीडियम है, तो वेब का कुछ पार्ट तो आगे ट्रांसमिट हो जाता है और कुछ पार्ट पीछे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हमें यही देखना है कि बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट जब होगा तो कैसा वेव बन जाएगा, और ट्रांसमिट जो होगा तो कितना बन जाएगा, कितना पावर ट्रांसमिट हो जाएगा, कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो यहां पर अगर इंसिडेंट वेव जो है वो मान लो कुछ उसमें स्पीड v1 है, तो रिफ्लेक्टेड वेव ये जो ट्रांसमिट होगा उसकी स्पीड तो कुछ v2 हो जाएगी ना, दोनों में स्पीड सेम तो नहीं रहेगी, मीडियम चेंज हो गया है, दोनों को हमने स्ट्रेच कर रखा है तो टेंशन सेम लेंगे ना, टेंशन सेम लेंगे क्योंकि इस पॉइंट पे ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो इधर का जो टेंशन होगा वही इधर का होगा, तभी ये पॉइंट अपनी जगह रेस्ट पे होगा ना। टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम लेंगे, लेकिन म्यू अलग अलग है तो इधर का स्पीड अलग इधर का स्पीड अलग। फिर ओमेगा, जो वेव आ रही होगी उसकी कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की या सोर्स की, सोर्स की। तो वो तो एक बार वेव स्टार्ट हो गया तो उसका मीडियम चेंज होता रहे, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती ना। एक वेव अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कहीं पे भी चला जाए उसका ओमेगा हमेशा सेम रहेगा, तो इधर भी ओमेगा वही रहेगा इधर भी ओमेगा वही रहेगा। फिर नेक्स्ट है के, के क्या होता है ओमेगा बाय वी, तो इधर के लिए वी अलग है और इधर के लिए वी अलग है, तो के भी दोनों साइड में अलग अलग हो जाएगा।
ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? अब हम लोग देखो यहाँ पे ये निकालना चाह रहे हैं कि अगर इधर से हमने कोई वेव भेजी तो हम उसमें रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखें, अगर हमें इंसिडेंट वेव की इक्वेशन पता है, और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन कैसे लिखें। ना हमारे पास मान लो इंसिडेंट वेव है कुछ वाई आई, आई मतलब इंसिडेंट वेव जो आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड है ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स। ना ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है। तो रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिखोगे कुछ ए आर साइन ओमेगा चेंज नहीं होगा, के चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड वेव तो इसी मीडियम में वापस आएगी ना, प्लस के वन एक्स। अब ये हो सकता है कि फेज चेंज वापस अपोजिट में हुआ हो या ना हुआ हो। अगर होगा तो यहाँ आगे माइनस आ जाएगा, तो ये एम्पलीट्यूड में ही हम माइनस प्लस ले लेंगे। अगर ए आर प्लस में आया मतलब इसके रिफ्लेक्टेड में कोई फेज चेंज नहीं हुआ है। अगर ए आर माइनस में आएगा तो इसका मतलब वो अपोजिट में हो गया है। ठीक है, जो पाई का फेज चेंज होता है मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया। अब ये प्लस आया तो नहीं चेंज हुआ है, माइनस आया तो चेंज हुआ है, यहाँ पे केवल डायरेक्शन चेंज कराया मैंने। ये समझ आ रहा है? इंसिडेंट वेव की दी है, रिफ्लेक्टेड का मैंने ऐसे खुद से सोचा ना। हमें बस गिवन ये है ना, ये गिवन है, ये बाकी सब हम निकाल रहे हैं। यहाँ पाई का फेज चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें नहीं पता, वो हमने इसके अंदर छुपा दिया है। ये प्लस में आया तो नहीं हुआ है, अगर ये माइनस में आया तो होगा। तो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं ये क्या आ रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें ट्रांसमिटेड का अगर हम देखें तो ट्रांसमिटेड का क्या हो जाएगा, कुछ मान लो एम्पलीट्यूड 80 आया, हमें अभी नहीं पता कितना है, तो हमने इसका ए आर माना, इसका 80 माना। इसमें भी हमें नहीं पता कि फेज चेंज होगा या नहीं, तो हमने इसी में जो चेंज है वो छुपाया हुआ है ना। अब ये खुद से आएगा। ओमेगा तो हमें पता है सेम रहेगा, डायरेक्शन यहाँ तो वही रहेगा, लेकिन के चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के टू एक्स आ जाएगा। ये हमने ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो फर्स्ट मीडियम में कौन कौन सी वेव आ गई हैं। एक तो इंसिडेंट वेव आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है। तो फर्स्ट मीडियम में कितने वेव प्रेजेंट है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ना, लगातार वेव आती जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर के वो रिवर्स भी होती जा रही है। और सेकेंड मीडियम में केवल कौन सी होगी? ट्रांसमिटेड ही होगी ना, एक ही वेव प्रेजेंट होगी। तो अगर हम लोग फर्स्ट मीडियम का एंड पॉइंट ले लें और सेकेंड मीडियम का एंड पॉइंट ले लें, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें एक तो इंसिडेंट वेव है और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव है। तो कोई भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? इन दो वेव के सुपरपोजिशन के वजह से निकालोगे ना। और जबकि इधर वाले वेव में केवल कौन सी वेव है? सेकेंड वाले मीडियम में केवल ट्रांसमिटेड। तो सेकेंड वाले में अगर हमें कोई भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो केवल किसका यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ये बात समझ आ रही है? सेकेंड मीडियम में कोई भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका यूज करेंगे, लेकिन फर्स्ट में दो वेव आ गए हैं तो उनके सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। फिर देखो हमें ये पता है कि ये दोनों जो एंड है ये तो आपस में ज्वाइंट है ना, तो ये ज्वाइंट वाले पॉइंट तो हमेशा एक साथ ही ऊपर नीचे मूव करेंगे ना। ऐसा नहीं पॉसिबल है ना कि एक का अलग जाए एक का अलग जाए। तो कभी भी अगर हम इधर का यूज करके इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालें और इधर का यूज करके इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो दोनों हमेशा क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वाई आई प्लस वाई आर बराबर आना चाहिए वाई टी। और हम अब कैलकुलेशन करना है हमें, तो हम इस चीज को जितना हो सके सिंपल बनाएंगे। यहाँ पे देखो ओरिजिन आप कहीं पे भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ज्वाइंट वाला पॉइंट है इसको ही हम x इक्वल टू 0 मान लेंगे, ताकि हमारा x वाला पार्ट खत्म हो जाए इक्वेशन से ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो अब हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको 0 डाल देंगे और ये दोनों वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा ए आई साइन ओमेगा टी प्लस ए आर साइन ओमेगा टी इक्वल टू, आप देखो कहीं और मान के भी सॉल्व कर सकते हो, बट फिर आपके लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
तो हम लोग हमेशा वेब में मीडियम के कोई भी पॉइंट को ओरिजिन मान करके आप कर सकते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने ऐसे लिख लिया, साइन ओमेगा टी दोनों साइड से कट जाएगा कॉमन होके तो ये हमारा ऐसा आ गया। ये हमने एक इक्वेशन बना ली। हमारे पास अननोन क्या है, ए आर और ए टी ना, ये दोनों अननोन है। बाकी सब हमें पता है, म्यू वन म्यू टू वगैरह दिया है तो वी पता है, वी पता है तो के वन के टू पता है। के वन तो दिया ही था, के टू भी हम निकाल लेंगे। हमें बस क्या क्या चाहिए, या ए आर और ए टी निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है तो अपना काम हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आ गई, अब दूसरी इक्वेशन हमें निकालनी है। दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हाँ एनर्जी लिख के कर सकते हैं, वो भी एक तरीका हो सकता है। देखो यहाँ पे हम दूसरा हम ऐसे सोच लेते हैं, कोई भी टाइम पे ये जब ओसिलेट कर रहा होगा ये पॉइंट, तो अगर हम स्लोप निकालें इधर से ना, इस पॉइंट का स्लोप निकालें और इस पॉइंट का स्लोप निकालें, तो दोनों तरफ से स्लोप सेम आना चाहिए। ये ज्वाइंट एक साथ ही ओसिलेट कर रहा होगा ना। कोई टाइम पे मान लो स्ट्रिंग कुछ ऐसे गई हुई है, ऐसे गई हुई है कोई टाइम पर, तो यहाँ का जो स्लोप आएगा, चाहे मैं इधर का यूज करके निकालूं या इधर का यूज करके निकालूं, इस पॉइंट का स्लोप तो सेम ही आएगा। ये ओसिलेट करेगा ये पॉइंट, ध्यान रखना ना, जब वेव जा रही होगी तो हर पॉइंट का कुछ कुछ स्लोप आ रहा होगा। तो आप एक तरह से इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में ना, इस इक्वेशन को, तो वो स्लोप बता रहा होगा ना। इधर का जो भी वाई होगा उसका एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन स्लोप होगा, इधर का जो भी वाई है उसका एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन स्लोप होगा। या आप सीधे बोलो ये इक्वेशन आपने लिख लिया, इसको एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा। हमने इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया ना, डिफ्रेंशिएट करके फिर एक्स को जीरो डाल देंगे ना। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ए आए माइनस के वन ना, साइन में जो अंदर ये एक्स का कोएफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के वन एक्स ना। एक्स को फिर हम जीरो डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा ए आर माइनस प्लस के वन इंटू कॉस, मैं डिफ्रेंशिएट करके यहीं पे जीरो डालता जाता हूँ ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखना कम पड़ेगा मुझे, चलेगा क्या। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ फिर एक्स को जीरो डाल दे रहा हूँ ना, ये जीरो वाला पॉइंट मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और फिर जीरो डाल दे रहा हूँ, तो अंदर एक्स वाला टर्म जीरो हो जा रहा है। इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ए टी माइनस के टू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी कॉमन होके कट जाएगा, तो यहां से हमने, और k1 को हम दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा माइनस ए आई प्लस ए आर, या माइनस k1 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस k1 से डिवाइड करेंगे तो ए आई माइनस ए आर इक्वल टू ए टी इंटू के टू बाई के वन, ये आ जाएगा ना। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, और हमें निकालना क्या है यहाँ पे, ए आर और ए टी निकालना है। ये नोट कर लो, फिर अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। हमेशा ये ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सोर्स की प्रॉपर्टी है ना, एक बार वेव स्टार्ट हो गई तो वो कहीं पे भी चला जाए उसकी कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।
हमें ये दो इक्वेशन मिल गए ना, इनको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इनको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे तो 2ai इक्वल टू हो जाएगा ऐसे आ जाएगा। तो इससे हम at की वैल्यू लिख सकते हैं। तो at की वैल्यू आ जाएगी ना, ऐसे at की वैल्यू आ गई। अगर हम देखो यहाँ पे k1 k2 की वैल्यू स्पीड के टर्म में डाल दें, नॉर्मली हम ये स्पीड के टर्म में याद रखते हैं, तो k1 की जगह हम डाल सकते हैं ओमेगा बाई v1 और k2 की जगह डाल सकते हैं ओमेगा बाई v2। यहीं पे डाल दिए होते तो और सिंपल हो जाता है। अब चलो यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, at इक्वल टू ओमेगा कॉमन होके कट जाएगा और ये आ जाएगा at इक्वल टू, ऊपर बच जाएगा 2v2 अपॉन, नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2 इंटू ai। ठीक है। अब ये at की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, तो इससे ar की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं, ये ar की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, नोट कर लो, फिर इसको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं ना, at और ar के फॉर्मूले दोनों याद रखने हैं ना, इतना डेरिवेशन पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम में ना, डायरेक्ट यूज करना पड़ता है सॉल्विंग में।
अब देखो यहां पर AT की वैल्यू कभी निगेटिव आ सकती है, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये सब स्पीड लिखी हुई है यहाँ पर, ये टर्म हमेशा प्लस में होगा ना। तो जो AI का साइन होगा वही इसका साइन होगा। AI अगर आपने प्लस में लिखा है माना है तो ये भी हमेशा प्लस में आएगा, मतलब AT हमेशा प्लस में आ रहा होगा, मतलब इसमें कभी भी फेज चेंज नहीं आ रहा होगा। AT में कभी भी फेज चेंज नहीं आएगा, मतलब ट्रांसमिटेड में वेव हमेशा सेम फेज में जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड देखो, अगर आपका आगे वाला मीडियम जो है वो उसमें स्पीड ज्यादा है, दो मीडियम थे, ये V2 मतलब आगे वाला मीडियम ना, सेकेंड मीडियम, अगर उसमें स्पीड ज्यादा है तो वहां पे ये टर्म प्लस में आएगा ना, वो टर्म प्लस में आएगा, मतलब उस टाइम पे फेज चेंज जीरो आएगा। अगर आगे वाला मीडियम में स्पीड ज्यादा है तो वो कौन सा मीडियम होगा, रेयरर है या डेंसर? पहले भी मैंने एक बार बताया था, अगर दो मीडियम है तो जिस मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है वो रेयरर होता है, डेंसर होता है? रेयरर होता है ना, जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में वेव पल्स आ रही है, ऐसा सिचुएशन है, तो यहाँ पे V1 V2 ग्रेटर देन V1 होगा। अब अगर हम इस मीडियम में एक वेव पल्स क्रिएट करेंगे, यहीं पे कर देता हूँ, एक मिनट, मान लो इस मीडियम में एक वेव पल्स आ रही है, तो ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड कैसी दिख रही होगी, ये भी इंसिडेंट है। यहाँ पे क्या है, V2 ग्रेटर देन V1 है ना, तो रिफ्लेक्टेड में भी कोई फेज चेंज नहीं आएगा, तो जो रिफ्लेक्टेड बनेगी और ट्रांसमिटेड बनेगी, दोनों ऐसे बनेंगे। समझो, इस टाइप के अगर सिचुएशन है तो वहां पे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ये सिचुएशन दिख रही होगी। तो ऐसा देखो क्यों हो रहा है, ये जब इसके आगे अगर रेयरर मीडियम है तो ये अपने को कैसा फील करेगा, ये वाला पॉइंट फ्री एंड की तरह मूव फ्री फील करेगा ना, आगे कोई रोकने वाला है ही नहीं है, रेयरर मीडियम है मतलब रोकने वाला ही नहीं है। तो रिफ्लेक्शन में वो क्या हुआ, कोई फेज चेंज नहीं हुआ, वैसे ही वापस आ गया। समझो, जब आगे रेयरर मीडियम है तो इस मीडियम का ये लास्ट पॉइंट अपने को फ्री एंड टाइप फील करेगा, तो फ्री एंड टाइप से ये पीछे को रिफ्लेक्ट हो गया है। फिर अगर मान लो यहाँ पर V2 लेस देन V1 हो जाए तो वहां पे क्या होगा, ये फिर वैल्यू निगेटिव हो जाएगी ना, तो वहां पे AR जो होगा निगेटिव आएगा। निगेटिव मतलब पाई का वहां पे फेज चेंज आ गया है ना, पाई का फेज चेंज आ गया है, और V2 अब क्या है, रेयरर मीडियम है, मतलब ये ऐसी सिचुएशन है। सॉरी ना, V2 आगे कम स्पीड वाला है, मतलब वो डेंसर मीडियम है, और ये रेयरर मीडियम है, ऐसे आ रहा है। तो अब क्या होगा, उस टाइम पे रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो जाएगी और ट्रांसमिटेड अब भी सीधे जाएगी ना। ट्रांसमिटेड में कभी भी फेज चेंज नहीं आता ना, हमेशा फेज चेंज केवल किस में आ सकता है, रिफ्लेक्टेड में, और वो भी कब, जब आगे रेयर डेंसर मीडियम हो। अगर आगे डेंसर मीडियम होगा तो ये जो रेयर मीडियम का लास्ट पॉइंट होगा उसको क्या लगेगा, एक तरह से आगे वॉल है, वॉल पे टकरा के वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वॉल पे टकराएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, समझ आ रहा है, आप ऐसे आपको याद रहेंगी चीजें ना। ट्रांसमिटेड वेव में ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी फेज चेंज नहीं आता है, रिफ्लेक्टेड वेव में आ सकता है, कब आएगा, जब आगे डेंसर मीडियम होगा। अगर आगे रेयरर मीडियम है तो उसमें भी नहीं आएगा। ये सब मैं अब लिखा देता हूं, पहले ये सब बना लो आप।
तो अब देखो हम लोग ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी फेज चेंज नहीं आता है, चाहे वो डेंसर टू रेयरर जाए या रेयरर टू डेंसर जाए। फिर दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्टेड में हो सकता है जब वो रेयरर टू डेंसर आ रहा होगा। पहले ये वाला लिख देता हूं, जब डेंसर टू रेयरर जा रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड में भी चेंज नहीं होगा। नोट कर लो ये सब जो हमने पीछे सीखा है, बस वही लिखा हुआ है। ये सब नोट करने के बाद ये प्रॉब्लम सबको ट्राई करना है। एक जगह दो स्ट्रिंग ऐसे अटैच हैं, एक का लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, दूसरे का 4 म्यू है, और इधर से वेव आ रही है, उसकी इक्वेशन दी हुई है ना। ये एकदम, ये बस एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है ना, एकदम वैसा नहीं है। ये साइन फंक्शन है तो उस हिसाब से कुछ बना होगा, बट मैंने ऐसे एक बता दिया कि हाँ कुछ इधर से डिस्टरबेंस आ रहा है, तो आपको रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन लिखनी है।
एक चीज और ये ध्यान रखना, कोई भी रिफ्लेक्शन में आप अगर आप इंसिडेंट पावर निकालो और ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड पावर निकालो तो उनका सम हमेशा इंसिडेंट के बराबर आएगा ना। आप एम्पलीट्यूड निकालोगे ओमेगा सेम रहेगा, आप करके देख सकते हो, हमेशा ये चीज फॉलो हो रही होगी। पी पावर है ना, हमेशा इंसिडेंट पावर बराबर आएगा ट्रांसमिटेड प्लस रिफ्लेक्टेड के ना। इस प्रॉब्लम में भी ये चीज आप चेक कर सकते हो कि हुआ कि नहीं। रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन लिखी है, उसको देख के पावर लिखो और चेक कर लो। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेंशन तो दोनों स्ट्रिंग में सेम होगा, तो इधर के साइड में स्पीड कितनी बोलोगे, पहले वाले साइड में स्पीड कितनी होगी वेव की, √T/μ, और दूसरे साइड में स्पीड कितनी बोलोगे, √T/4μ, मतलब 1/2 T/μ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले वाले मीडियम में स्पीड v है तो दूसरे वाले मीडियम में स्पीड कितनी है, v/2, स्पीड हाफ हो गई ना। v1 अगर v है तो v2 यहाँ पर v/2 हो गई है, हाफ हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव का। ट्रांसमिटेड वेव का कैसे निकालेंगे, 2v2/v1 + v2 इंटू AI। हमें स्पीड का केवल रेशियो चाहिए होता है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि ये कट जाना है, रेशियो ही हमें लगता है। 2v2, v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v/2, v1 v है और दूसरा v2 v/2 है। AI की वैल्यू a है ना, इसको केवल a लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3a। फिर रिफ्लेक्टेड चाहिए तो v2 - v1/v1 + v2 इंटू AI। v2 की वैल्यू v/2 है, माइनस v1 की वैल्यू v है अपॉन v + v/2 इंटू a। तो ये हो जाएगा माइनस में 1/3a ना। ये माइनस आया मतलब यहाँ पे फेज चेंज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ये समझ लो, अगर इस मीडियम के k को हमने k लिखा है, k मतलब क्या रहा होगा, ω/v। तो दूसरे मीडियम में k की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा तो सेम रहेगा लेकिन v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v/2। इस पे ध्यान नहीं दिया है, देखो उमंग ने इस चीज पे ध्यान दिया है, राज भंडारी इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। तो ये कितना आ जाएगा, 2ω/v, मतलब 2k ना। k भी लगेगा वेव लिखने में और ओमेगा भी लगेगा। तो अब जब हम ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड आया है 2/3a साइन, डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं है, फेज चेंज हुआ नहीं है, बस k की वैल्यू चेंज हो गई है, k की वैल्यू 2k हो गई है ना। तो ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन हो गई। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या हो जाएगी, -a/3 साइन ω/t + kx ना। रिफ्लेक्टेड वेव तो सेम मीडियम में है, तो बस साइन चेंज हो गया, और ये माइनस को आप अंदर ले जाके ऐसे लिख सकते हो। नहीं, ये माइनस अंदर जाएगा तो वही पाई का जो फेज चेंज हम बोलते हैं वो चीज है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर हम देखो यहाँ पे इंसिडेंट पावर चेक करें, इंसिडेंट पावर कितना बोलोगे, ½ म्यू v a² ω² ना, ये इंसिडेंट पावर है। अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड पावर चेक करें तो रिफ्लेक्टेड पावर कितना है, ½
रिफ्लेक्टेड पावर तो सेम स्ट्रिंग में म्यू सेम है, वी सेम है, ए कितना हो गया 1/3, ओमेगा भी सेम है, और ट्रांसमिटेड पावर देखो कितना है 1/2, म्यू की वैल्यू 4 म्यू हो गई है, वी की वैल्यू v/2 हो गई है, ए की वैल्यू 2/3 ए है। अब ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड को ऐड करो, देखो कितना आ रहा है, क्या ये इंसिडेंट के बराबर आ रहा है, डाल के देखो वही आ रहा होगा ना। अब चेक कर लेना ये चीज ना, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा ना, जितनी आएगी उसी में से कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो कोई भी मीडियम का के कैसे निकालोगे, आर्यन के क्या होता है ω/v, अगर इधर से इधर आने पे v चेंज हो गया बट ओमेगा चेंज नहीं हुआ है, अगर v हाफ हो गया इधर आने पे तो के इधर का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। के होता है ω/v, ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, बट v तो चेंज होगा ना, मीडियम चेंज होगा तो ना v। ठीक हो, तो ये जो हमने पढ़ा इसको हम क्या बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन ना, जब भी बाउंड्री चेंज होगी, मीडियम चेंज होगा, तो बाउंड्री की वजह से क्या क्या हुआ, तो कुछ वेव ट्रांसमिट हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव बोलते हैं उसको। नोट करो जल्दी। पहले हम लोग देखो स्ट्रिंग वेव पढ़ रहे हैं, स्ट्रिंग वेव का अब लास्ट पार्ट आ गया है, स्ट्रिंग वेव हो जाएगा तो जो हमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा है वही सब कुछ हम फिर से साउंड वेव में पढ़ेंगे, सब कुछ सेम कंडीशन रहेगी, तो उसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहेगा, बस उसको स्ट्रिंग वेव से साउंड वेव के लिए कैसे लिखना है बस वो देखते जाना है। साउंड वेव जल्दी हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग वेव जो एक बार पढ़ लिया उसी को वापस से फिर से देखना है। साउंड वेव हो जाएगा तो ये वेव खत्म हो जाएगा, साउंड वेव के बाद फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में बस इंटरफेरेंस पढ़ना रहता है, तो वो नॉर्मल सा रहता है, इंटरफेरेंस जो आपने पढ़ा है उसी को एक बार लाइट में कैसे लगाते हैं। वाइन डी ग्राफ जनरेटर होता है यार, वो चार्ज, ये डाउट के टाइम में पूछना, उसमें समझा दूंगा ना। कोई भी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ चार्ज देने के लिए यूज करते हैं वाइन डी ग्राफ जनरेटर। अच्छा प्रिंसिपल है काफी, आपने पढ़ा हुआ है कि एक हॉलो स्फीयर, दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर लो और दोनों को वायर से कनेक्ट कर दो तो अंदर का चार्ज बाहर फ्लो कर जाएगा, यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वाइन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं स्टेशनरी या फिर स्टैंडिंग वेव। तो इसमें देखो क्या होगा, अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि अपोजिट में वेव कहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होके आई या कैसे, अभी हम सिंपल केस लेके चलेंगे कि एक स्ट्रिंग है, उसमें हमने दोनों डायरेक्शन से वेव भेजा हुआ है ना, इसको हमने टाइट कर रखा है, टेंशन है ना, ये आगे तक स्ट्रिंग गई हुई है,
इसमें एक इंसिडेंट वेव आ रही है ए साइन ए साइन माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव ए साइन, सॉरी रिफ्लेक्टेड नहीं, यहाँ पे दो वेव है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं ना, एक y1 और एक y2 ना, हो सकता है ये रिफ्लेक्ट करके आ रहा हो या किसी और रीजन से आप अलग से वेव भेज रहे हो, अभी रिफ्लेक्शन पे नहीं फोकस करना है। तो इसकी इक्वेशन कुछ दी है ओमेगा टी प्लस के एक्स ना, ऐसे कुछ दो वेव हैं अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, सेम एम्पलीट्यूड का हमने लिया है, ओमेगा सेम रखा है और ओमेगा सेम है, मीडियम सेम है, तो के भी सेम रहेगा ना। इनका जब सुपर पोजिशन होगा मीडियम में तो आप क्या बोलोगे, कोई भी पॉइंट पे y कैसे निकालोगे, दोनों के वजह से जो y हो रहा होगा उसका सम कर लोगे साइन के साथ ना, y1 प्लस y2 का वेक्टर एडिशन कर लेंगे। तो y हमें कितना दिख रहा होगा, इन दोनों की वैल्यू डाल दो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स ना, ऐसे कुछ आ जाएगा। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट देखो क्या है, ये वेव इधर को एनर्जी भेज रहा है, ये इधर को भेज रहा है, तो नेट आप बोल सकते हो ना एनर्जी का ट्रांसफर जीरो हो रहा है ना, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको स्टैंडिंग वेव बोल रहे हैं। बात समझो ना, एक ही जगह से एक पॉइंट से राइट को भी गई और लेफ्ट को गई, तो नेट कितनी गई, जीरो, तो इसलिए हमने बोल दिया वहां पे एनर्जी नहीं गई, लेकिन लेफ्ट और राइट को दो वेव तो गए हैं ना, तो इसलिए वेव के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखो हम इनको सॉल्व करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, दोनों से ए कॉमन कर लेंगे ना, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, या साइन सी प्लस साइन डी, या फिर वो इसको ओपन कर लो उससे भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से वो करेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा टी, और क्या रहता है, कॉस सी माइनस डी आता है ना दूसरे वाले में, साइन सी प्लस साइन डी में क्या आता है, एक साइन और एक कॉस। वो वेक्टर वाला तब लगाते वरत जब यहाँ वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट अगर दोनों में सेम रहता तब लगाते ना, यहाँ पे वो चीज नहीं हो पा रही है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो ये वो नहीं लगाएंगे, तो इसको नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस सी माइनस डी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के एक्स आएगा, तो वो के एक्स ही बन जाएगा ना, ये कुछ ऐसे आ गया। अब इस चीज को देखो आप ऐसे लिख सकते हो, 2a कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी ना, ये आपकी इक्वेशन आ रही है। तो जहां पे देख लो स्टैंडिंग वेव है, मतलब नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, वहां पे फाइनल कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन आया है, जिसमें एक्स वाला टर्म अलग है, टी वाला टर्म अलग है ना, ट्रैवलिंग वेव में टी और एक्स एक साथ आते थे, यहाँ पे ये अलग अलग है। तो ये वेव तो है ना, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग वेव नहीं बन पाएगा ना। वेव का जो जनरल इक्वेशन है वो ये फॉलो करता है, जो हमने पीछे भी चेक किया था, मैंने ये वाली इक्वेशन दी थी पीछे, और चेक करने को बोला था कि वेव है कि नहीं, चेक करो। अब देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमें क्या बता रहा है कि अलग अलग एक्स पे आप एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे कुछ डालोगे, ये कोई पॉइंट है जिसका एक्स कुछ कोऑर्डिनेट है, वो यहाँ डालोगे तो ये एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये कुछ समथिंग कांस्टेंट इनटू साइन ओमेगा टी, तो ये किस चीज की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ पे हर एक पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एक्स डालोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा, और सब सेम टाइम पीरियड से एसएचएम कर रहे होंगे, मतलब स्टैंडिंग वेव वाली जगह पे हर एक पार्टिकल अपनी जगह एसएचएम करता है, बट विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एक्स का फंक्शन है यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्स डालोगे तो बहुत सारे एम्पलीट्यूड मिलेंगे, तो हम हर एक पॉइंट को तो नहीं कुछ नाम देंगे, लेकिन दो पॉइंट को हम नाम देते हैं, ऐसे पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा उनको हम नाम देते हैं एंटी नोड,
और ऐसे पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड सबसे कम होता है उनको नाम देते हैं नोड। तो ऐसे हमने 2 पॉइंट के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, यहाँ एम्पलीट्यूड जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, कितना है 2a cos kx, ऐसे है। तो अब ये जो एम्पलीट्यूड जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, में इसमें अगर हम देखें कि भाई एम्पलीट्यूड कम से कम कितना हो सकता है, तो cos थीटा की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, 0। माइनस नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि एम्पलीट्यूड में वो नीचे जाए या ऊपर, वो एम्पलीट्यूड में ही काउंट होगा ना, तो हम 0 बोलेंगे ना। मैग्नीट्यूड देखना है हमें, तो इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना हो सकता है, 0। इसमें एनर्जी आगे नहीं जा रही है आर्यन, ने यही तो समझा रहा हूं कि यहाँ पे इधर से एनर्जी इधर जा रही है, ये वेव एनर्जी उधर लेके जा रहा है, तो नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बाकी एनर्जी में और कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं अभी समझाऊंगा ना, उसके लिए थोड़ा पढ़ा लेने दो फिर समझाऊंगा। अभी बस जितना ये बोला कि नेट एनर्जी का ट्रांसफर 0 है, उतने पे फोकस करो। तो अब देखो यहाँ पर ऐसे पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होगा उनको हम लोग नोड बोलते हैं। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, एम्पलीट्यूड की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो 0 वाले जो भी पॉइंट मिलेंगे उन सबको हम नाम देंगे नोड। 0 कहाँ कहाँ पे मिल रहा होगा, अगर हम यहाँ पे 0 डालें, cos थीटा को अगर हमें 0 डालना है, तो इसका मतलब के एक्स की वैल्यू होनी चाहिए 2n+1 π/2, जहां पे n कितना है 0 1 2 ऐसे चल रहा हो। तो k को हम कितना डाल देंगे 2π/λ इंटू एक्स इक्वल टू 2n+1 π/2। तो इसका मतलब हम x की वैल्यू अगर निकालें तो वो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब अगर हम x की वैल्यू, ये n की वैल्यू यहाँ पे डालें 0 1 2 3, तो x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, 0 डालेंगे तो λ/4, फिर 1 डालेंगे तो 3λ/4, फिर 5λ/4, ऐसे λ/4 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहे होंगे ना, ऐसे मिल रहे होंगे। आपको ये पोजीशन नहीं याद रखना है ना, पोजीशन नहीं याद रखना है, क्योंकि वो x की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती थी डिपेंडिंग, यहाँ पे अगर इनिशियल ये कुछ मान लो मैंने पाई ऐड कर दिया, तो अब सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, x का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको क्या समझना है कि दो नोड के बीच का गैप कितना आ रहा है, कोई भी दो सक्सेसिव नोड के बीच का गैप कितना है ना, आपको बस ये ध्यान रखना है, x कहीं पे भी आए ना, लेकिन दो सक्सेसिव नोड के बीच का गैप हमेशा λ/2 होगा, तो हमें ये ध्यान रखना है। ये नोट करो, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको x किस किस x पे नोड मिला ये नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है कि दो नोड के बीच का गैप कितना है, क्योंकि ये इक्वेशन में तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इनिशियल फेज ऐड कर दूं, कोई मैं π/2 ऐड कर दूं, कभी पाई ऐड कर दूं, तो जब सॉल्व करूंगा तो कहीं कॉस आएगा यहाँ पे, कभी साइन आएगा, तो x की पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन दो सक्सेसिव नोड के बीच का गैप हमेशा चेंज नहीं करेगा। तो आपको यही काम का है, इसी को यूज करते हैं हम लोग।
हो गया? होने पे बोल देना ना। तो ये हम पॉइंट नोट कर लेते हैं जो हमें याद रखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड विल ऑलवेज बी लैम्डा बाई 2। अपने काम का यही था ना, किस जगह पे वो काम का नहीं है। अब देखो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जहां पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा ना, एम्पलीट्यूड जो फंक्शन ऑफ एक्स है जब वो मैक्सिमम होगा तो उसको हम नाम देते हैं एंटी नोड। नोड पे मिनिमम है तो उसका अपोजिट एंटी नोड दिया जहां मैक्सिमम है। तो ये कब होगा? 2a cos kx। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आएगा? 2a। मिनिमम 0 था और मैक्सिमम 2a आएगा। और ये 2a कब आएगा? जहां पर kx की वैल्यू, जहां पे kx की वैल्यू n पाई के इक्वल होगी ना, n जहां पे 0 1 2 इंटीजर्स है। x को हम क्या, k को क्या लिखेंगे? 2 पाई बाय लैम्डा। याद है ना, k की दो वैल्यू थी, ओमेगा बाई v, और उनकी वैल्यू डाल दोगे तो ये 2 पाई बाय लैम्डा हो जाता था। तो x की वैल्यू आ गई n पाई, ये पाई पाई कट गया तो n लैम्डा बाई 2। अब n की वैल्यू डालोगे तो x क्या क्या मिलेगा? 0 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा, सॉरी 2 डालोगे तो लैम्डा मिलेगा ना, ऐसे आ रहा होगा। n इंटीजर्स डालते जाओ ना। तो यहां पे भी देखो आपके काम की बात क्या है, किस एक्स पे मिला वो काम का नहीं है ना, बस हमें क्या समझना है कि दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच में गैप कितना है ना। कोई भी दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 2 है। नोट कर लो इसको। कैंसिल नहीं होती सुजल, कैंसिल नहीं होती है, वेव कभी भी सुपर इम्पोज होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? एक वेव दूसरे वेव को कभी भी अफेक्ट नहीं करता ना, लेकिन नेट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। राइट को कुछ एनर्जी आ रही है उतनी लेफ्ट को जा रही है, तो नेट एनर्जी हमें ट्रांसफर 0 होती दिख रही है, बट दोनों साइड में जा रही है स्टेशनरी, क्योंकि हमने वेव को क्या माना है, वेव में क्या हम बोलते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो हम उसको स्टेशनरी वेव बोल रहे हैं।
अभी कोई ज्यादा आगे को भागने की जरूरत नहीं है ना, मेरे को सब पढ़ाना है, आराम आराम से चलने दो। ग्राफ वगैरह मैं समझाऊंगा, बट पहले जो नोड एंटी नोड चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो तो समझाने दो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग पे नोड एंटी नोड वाले सारे पॉइंट को दिखाऊं, x इक्वल टू जीरो, मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक जगह x इक्वल टू जीरो माना, तो यहाँ पे क्या मिला, एंटी नोड। फिर x इक्वल टू लैम्डा बाई टू पर एंटी नोड, फिर x इक्वल टू लैम्डा पे एंटी नोड, ऐसे चल रहा है ना? ऐसे आया। फिर आप देखो एंटी नोड कहाँ मिला है, आपने देखो लिखा होगा x इक्वल टू लैम्डा बाई फोर पे। x इक्वल टू लैम्डा बाई फोर कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे आपका नोड मिला है। दो एंटी नोड के बीच में आप देखोगे हर बार आपको एक नोड दिख रहा होगा। देखो आप पीछे पोजीशन आपने लिख रखा है ना, ऐसा दिख रहा है, नोड का पोजीशन लैम्डा बाई फोर है, थ्री लैम्डा बाई फोर है, फाइव लैम्डा बाई फोर है। तो इसका क्या मतलब है कि हमेशा दो एंटी नोड के बीच में एक नोड आएगा ही आएगा, या फिर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड आएगा ही आएगा ना। ऐसा नहीं है कि केवल एंटी नोड आते जा रहे हैं, या नोड नोड, एक नोड एक एंटी नोड, एक नोड एक एंटी नोड, ऐसे चलता है। और कोई भी दो सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का गैप कितना हमेशा दिखेगा, लैम्डा बाई फोर ना। पूरा यहां से यहां तक लैम्डा बाई टू है, एंटी नोड से एंटी नोड। तो इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर एक नोड आएगा, तो मतलब गैप कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई फोर। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि हमेशा एक नोड के बाद एक एंटी नोड आता है ना, और कोई भी नोड और एंटी नोड के बीच का जो गैप होगा ना, वो हमेशा लैम्डा बाई फोर चल रहा होगा। नोट कर लो इसे। ये ध्यान रखना है, ये जो भी मैंने ये पोजीशंस लिखे हैं वो जो गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये पोजीशंस आए हैं ना। पोजीशन में अगर इनिशियल फेज कुछ ऐड करूंगा तो पोजीशन चेंज हो जाएंगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा कि नोड एंटी नोड के बीच का गैप कितना है, नोड नोड के बीच का गैप कितना है। तो वही बेसिक वाली चीजें हमें ध्यान रखनी है। हो गया यहाँ तक नोट।
अब देखो, अब ये जो पीछे वाली इक्वेशन थी उससे रिलेटेड जितना काम का था हमने सब पढ़ लिया ना। अब हम लोग नई नई इक्वेशंस देख रहे हैं। अब देखो, जो दो वेव को जो हमने सुपर इम्पोज कराया, तो उनमें इनिशियल फेज अभी हमने दोनों का जीरो माना था ना, बट वो कुछ भी पाई पाई बाई टू, टू पाई कुछ भी हो सकता था। तो उसके अकॉर्डिंग स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कुछ ऐसे भी आ सकती है, 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। हो सकता है दोनों पार्ट साइन में आए, हो सकता है एक पार्ट कॉस में आए, एक पार्ट साइन में आए, हो सकता है दोनों पार्ट कॉस में आ जाए, हो सकता है कि ये वाला पार्ट साइन में आए और ये वाला पार्ट कॉस में आए ना। लेकिन इन सबको अगर आप चेक करोगे तो सब स्टैंडिंग वेव है ना। ऐसा साइन साइन ही हो या कॉस साइन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं ना, ये सब स्टैंडिंग वेव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। ये चारों के चारों इक्वेशन स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। हमने बस उसका एक केस डिराइव किया था पीछे। बस समझने वाली बात क्या है कि x वाला टर्म अलग आएगा, t वाला टर्म अलग आएगा, वो वहां पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। ये सब स्टैंडिंग वेव है। अब अगर साइन वाला ऐसा कुछ आया तो इसमें x के पोजीशन चेंज हो जाएंगे नोड के एंटी नोड के ना, लेकिन गैप जो रहेगा वो हमेशा सेम मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। तो अब आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है उनमें थोड़ा ग्राफ वगैरह इसका समझाना है, उसके लिए टाइम चाहिए होगा, और थोड़ा सा और थ्योरी बचा हुआ है, फिर हम लोग ये इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब इसका होमवर्क दे देता हूँ। अबे आदित्य, थोड़ा तो दिमाग लगा। अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला टर्म जीरो है, साइन के एक्स टर्म जीरो है, तो ये क्या टी वाला टर्म इसको जीरो से कुछ और बना सकता है? जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करूं जीरो ही रहेगा ना। हाँ प्रतीक, भेजता हूँ, आज भेज दूंगा। आदित्य बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? नोड हमेशा नोड रहेगा ना, एंटी नोड हमेशा एंटी नोड रहेगा। एंटी नोड मतलब वहां का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा ना। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि एसएचएम के टाइम पे पार्टिकल मैक्सिमम पे ही बैठा रहेगा ना। एसएचएम के टाइम पे पार्टिकल वहां तक जाएगा फिर लौट आएगा, और नोड हमेशा नोड रहेगा, वहां का पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे रहेगा। भेजता हूँ, भेजता हूँ। चलो होमवर्क नोट करो। वैन डी ग्राफ ऐसे यार बोर्ड के लिए रहता है वो टॉपिक, उसका जेई में कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड के लिए रहता है। मैं एनसीईआरटी का पैराग्राफ को भेज देता हूँ ना, पढ़ लो एक बार। अबे बोर्ड क्या है,
थोड़ा बहुत अभी देखोगे तुम लोग एनसीईआरटी बोर्ड वोर्ड के लेक्चर तो हो जाएगा ऐसे कुछ कुछ चीजें। अबे बोर्ड के लिए क्वेश्चंस वगैरह नहीं देखोगे क्या तुम लोग, सीधे यही लेके चले जाओगे जेई का पढ़ के? ये कोर्स खत्म होने दो फिर बोर्ड के लेक्चर लगा देंगे। बोर्ड के लिए ऐसे जो टॉपिक है वो रेयरली एक दो टॉपिक कुछ ऐसे रहते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक थोड़ी ये सब। एनसीईआरटी में है पैसेज वो वैन डी ग्राफ जनरेटर का। चलो ये होमवर्क नोट कर लो इसका। हाँ बोर्ड के लिए कुछ तो लोगे ना, बोर्ड के लिए कुछ तो बुक लोगे, एनसीईआरटी ले लो या जो भी बुक आपको बोर्ड के टीचर्स ने बोली हो। एसएससी वालों का एसएससी वाला एनसीईआरटी रहता है ना, स्टेट वाला एनसीईआरटी जो है, स्टेट बोर्ड वालों का स्टेट वाला एनसीईआरटी रहता है, वो लो। स्टेट बोर्ड का एक एनसीईआरटी का बुक रहता है, अब उसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी टाइप ही रहता है। पता नहीं, बाल भारती बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट वाली जो बुक आती है 12th की वो लो, बोर्ड की जो गवर्नमेंट की तरफ से है। होमवर्क में अभी आज तो कुछ ज्यादा नहीं देने का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 एक्सरसाइज 1 से दे रहा हूँ ना, और 28। ये वाइन डी ग्राफ जैसे एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो बोर्ड के लिए अलग से हैं, बोर्ड में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉपिक अलग से डाले गए हैं। तो ये टॉपिक आप जब पेपर वगैरह देखोगे भी, सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे कवर। ये वन डी ग्राफ तो मैं डाउट के टाइम जिस दिन रहेगा ना उस दिन लास्ट में बताना, मैं करा दूंगा वन डी ग्राफ जनरेटर। कुछ भी नहीं है, वो 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है बस, कंस्ट्रक्शन बताना है कैसे होता है, चार्ज कैसे फ्लो होता है बस। जो फिजिक्स पढ़ने के बाद अपना जेई का पढ़ने के बाद आप बुक से पढ़ोगे तुरंत समझ आ जाएगा क्या है। हाँ वो चेक करना पड़ेगा यार, सिलेबस रिड्यूस में वो वन डी ग्राफ है या नहीं, वो चेक कर लेना। हाँ हाँ हाँ, राउंड मेटल स्पीयर वाला होता है। होमवर्क आज ज्यादा कुछ नहीं है, जो पढ़ाया गया बस अच्छे से रिवीजन कर लेना ना, अब पुराना टॉपिक कवर करो। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय एवरीवन।